कक्षा 10 के सभी छात्र गुड आफ्टरनून। आज सामाजिक विज्ञान की क्लास में हम ब्रिटेन में राष्ट्रवादी इतिहास जो यूरोप के अन्य राष्ट्रों से भिन्न था उसे तथा बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, इस स्थिति का आज हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने अभी पिछले कुछ प्रश्नों में राष्ट्रवाद को समझ लिया होगा कि किस प्रकार से राष्ट्रीयता की या राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना ने किस प्रकार से अन्य देशों में तनाव को बढ़ाया और उससे साम्राज्यवादी भावना को बल मिला, जिसका परिणाम अंत में यह हुआ कि संपूर्ण विश्व को प्रथम विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले हम ब्रिटेन में राष्ट्रवादी इतिहास की जानकारी करते हैं, जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन का चौथा प्रश्न है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का विकास एक रक्त रंजित क्रांति से नहीं बल्कि एक रक्तहीन क्रांति के द्वारा प्रारंभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ राजतंत्र था तो राजतंत्र में जब अनुशासन की कमी हो जाती है और लड़ाई झगड़े या मनमुटाव की स्थिति बनने लगती है, शासन सत्ता अत्याचार करने लगता है, तो निश्चित है कि वहाँ पर सत्ता परिवर्तन करने के लिए जनता संघर्ष करने लगती है। परंतु इंग्लैंड की जो महान क्रांति थी उसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं, जिसमें उनकी एक बूंद भी बहे बिना सत्ता का परिवर्तन हो जाता है और वहाँ राजतंत्र की जो शक्तियाँ हैं वो संसद को प्राप्त हो जाती हैं। इसीलिए अन्य यूरोप की घटनाओं से इंग्लैंड यानी ब्रिटेन की स्थिति को हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन एक राष्ट्र नहीं था, जबकि वह ब्रिटिश द्वीप समूह में, जैसे अंग्रेज यानी इंग्लैंड था, वेल्स थे, स्कॉटलैंड था, आयरलैंड था, जो एक ही नृत्य जातीय लोगों का जो समूह था, उन जिनकी अपनी एक अलग अलग विशिष्ट संस्कृति और सभ्यता थी और उनकी अलग पहचान थी, ऐसी राजनीतिक जो परंपराएं थीं वो इन देशों में निवास करते थे। इसमें अलग राष्ट्र ने अपनी धन, दौलत, अहमियत और सत्ता के बल पर अन्य द्वीप समूहों के राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जब बढ़ी तो निश्चित है कि वहाँ पर धन दौलत बेशुमार पहुंची और उस शक्ति के बल पर उन्होंने संसाधनों को जुटाना प्रारंभ किया और शक्ति को बढ़ाया, जिससे उनमें साम्राज्यवादी लिप्सा जागृत हो गई। 1688 ईस्वी में एक लंबे अरसे के बाद राजतंत्र की शक्ति संसद के अधीन आ गई और एक राष्ट्र निर्माण का केंद्र वो बन गया। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच 1707 ईस्वी एक्ट ऑफ यूनियन एक समझौता हुआ, जिसके द्वारा यूनाइटेड किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। इसी के माध्यम से स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड का प्रभुत्व स्थापित हो गया। स्कॉटलैंड में ब्रिटेन की पहचान का विकास करने के लिए यानी इंग्लैंड की सभ्यता और संस्कृति को प्रसारित करने के लिए वहाँ की संस्थाओं को योजनाबद्ध ढंग से परिवर्तित किया गया। यानी वहाँ पर जो शिक्षा थी, जो संस्कृति थी, जो खान पान था, जो पहनावा था, जहाँ राष्ट्रगान था, यानी जो राष्ट्रीय प्रतीक जितनी भी चीज़ें थीं उनको धीरे धीरे से स्कॉटलैंड से
होकर बहुत से स्कॉटलैंड के निवासियों ने यूरोप के अनेक देशों की ओर पलायन करना प्रारंभ कर दिया और वे वहां पर रह करके अपना जीवन गुजारने लगे। उसी प्रकार से आयरलैंड में भी इंग्लैंड वासियों ने ऐसी ही परंपरा को आगे बढ़ाया, जिस कारण से आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। आयरलैंड में कैथोलिक धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है और वहां पर प्रोटेस्टेंट अनुयायी कम थे। फिर भी इंग्लैंड सत्ताधारी सरकार ने आयरलैंड में जाकर के स्कॉटलैंड निवासी प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों का समर्थन करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से आयरलैंड में दो धार्मिक गुट तैयार हो गए। 1798 ईस्वी में वोल्फटोन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ, उसे भी इंग्लैंड वासियों ने अपनी शक्ति के बल पर उसे दबा दिया और आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा बना दिया। ब्रिटेन का निर्माण यानी ब्रिटेन राष्ट्र का निर्माण करके जितने भी, चाहे वो वेल्स हो, चाहे वो आयरलैंड हो, चाहे स्कॉटलैंड हो, उन सब के राष्ट्रीय प्रतीकों को हटा करके वहां पर इंग्लैंड के प्रतीकों को शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार से संस्कृति और सभ्यता पर आक्रमण करके इंग्लैंड वासियों ने ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण किया और इन तीन राष्ट्रों को अपने राज्य में शामिल कर लिया। दूसरा काम था बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों था। 1871 ईस्वी के बाद बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब ये जो बाल्कन प्रदेश थे, जब हम दक्षिणी और पूर्वी यूरोप के नक्शे को देखते हैं और जो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है उसके आसपास हमको बाल्कन प्रदेश देखने को मिल जाएगा। तो उसमें 1871 के बाद राष्ट्रवादी जो विचारधारा थी उसने अपनी ताकत को दिखाने का काम प्रारंभ कर दिया, जिस कारण से निश्चित तौर पर एक दूसरे के राष्ट्र इसमें आपस में लड़ाई झगड़ा और तनाव का माहौल बनने लगा। अब इसके तनाव के क्या क्या कारण थे, जो निम्न प्रकार। सबसे पहले जितने भी बाल्कन प्रदेश थे उनमें जातीय भिन्नता थी और उनकी भौगोलिक परिस्थितियां भी भिन्न थी। इसमें यूनान, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया आदि देश शामिल थी, जिसमें उन सबको सामूहिक तौर पर स्लाव जाति कहा जाता था। यानी यहाँ पर स्लाव भाषाई लोग बहुतायत में निवास करते थे और इन सब का जो धर्म था वो कैथोलिक या ईसाई जाति से संबंधित थे। उधर जो तुर्की था वह ऑटोमान साम्राज्य से संबंधित था और निरंतर इन ईसाई जातियों पर वह आक्रमण कर रहा था, जिस कारण से इन बाल्कन प्रदेशों में अनेक प्रकार से ईसाई जातियों पर भीषण अत्याचार किए जा रहे थे, जिससे उनकी स्थिति बेहद खराब हुई। ऐसी स्थिति में जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड आदि जो शक्तिशाली राष्ट्र थे उस समय, रूस, उन्होंने इन जातियों में अपना अपना लाभ देखकर एक दूसरे राज्यों पर अपनी विचारधारा थोपने का काम प्रारंभ कर दिया और उनके समर्थन में वो उतर आए, जिस कारण से
इन राष्ट्रों में तुर्की के प्रति विद्वेष की भावना और बढ़ी और उन्होंने संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। जब आर्थिक तौर पर इन देशों में सुधार की स्थिति आई तो इन लोगों ने हथियार बनाने और अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए हथियारों की होड़ सी लगा दी, जिस कारण से शक्ति प्रदर्शन इस बाल्कन प्रदेशों में बढ़ता चला गया, जिससे तनाव और अधिक गहरा हो गया। बाल्कन राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा और हथियारों की होड़ के कारण जो परिस्थितियां बनी थी तनाव की, वो धीरे धीरे उसने और गंभीर रूप धारण कर लिया। तो यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेश के विस्तार और नए सैनिक और सैन्य ताकतों के लिए एक गहरी प्रतिस्पर्धा के कारण रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, हंगरी आदि बाल्कन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए प्रयास करने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि विश्व को प्रथम विश्व युद्ध के दर्शन हो गए। यानी 1914 में अंत में इतना तनाव यूरोप में बढ़ गया, आपसी मनमुटाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने आपस में एक भीषण युद्ध को प्रकट किया, जिसे हम इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं। तो बाल्कन प्रदेश कोई ऐसी छोटी मोटी कोई समस्या नहीं थी, केवल व्यापार का और उपनिवेश का या साम्राज्यवाद के विस्तार की प्रतिस्पर्धा थी, जिसने अनेक राष्ट्रों में तनाव को जन्म दिया और जिसका प्रभाव संपूर्ण विश्व को झेलना पड़ा। ठीक है, इतना पर्याप्त है।